मुंबई की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में कुल्हड़ वाली चाय और भुट्टे की महक घुली हुई थी। इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ी थी नैना, एकदम बिंदास, बेपरवाह और अपनी ही धुन में मगन। उसने एक ढीली ढाली ओवरसाइज्ड वाइट येलो हुडी और फेडेड ब्लू रिब्ड जींस पहनी हुई थी। उसके बाल एक मैसी बन में बंधे थे, जिनमें से कुछ लटें बारिश की वजह से उसके चेहरे पर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वो सड़क किनारे खड़े होकर मज़े से तीखे गोलगप्पे खा रही थी। उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ उसी सड़क से कुछ दूरी पर तीन काली बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था। बीच वाली रोल्स रॉयल के पिछले हिस्से में बैठा था विक्रम सिंह, शहर का सबसे खूंखार और बेरहम माफिया। उसका नाम सुनकर ही अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन कांप उठते थे। विक्रम ने डार्क नेवी ब्लू कलर का इटालियन थ्री पीस सूट पहना हुआ था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी और चेहरे के हाव भाव बिल्कुल शून्य थे। उसके हाथ में एक सिल्वर लाइटर था, जिसे वो अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहा था। उसके लिए दुनिया सिर्फ पावर, खून और खामोशी का खेल थी। अचानक विक्रम की गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ गया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे और गाड़ी सड़क किनारे भरे कीचड़ के गड्ढे से जाकर गुजरी। छपाक की आवाज़ हुई और सारा कीचड़ सीधा नैना की वाइट येलो हुडी पर जा गिरा। नैना के हाथ से गोलगप्पे का दोना छूट गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक सेकंड के लिए वो अपनी हुडी को देखती रही और फिर उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बिना ये सोचे कि वो गाड़ियाँ किसकी है, नैना सीधे उस रोल्स रॉयल के पास गई और उसने पूरी ताकत से शीशे पर मुक्का मारा। ए, अंधे हो क्या? गाड़ी चलानी नहीं आती तो घर पर बैठा करो ना, नैना जोर से चिल्लाई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। आगे बैठे विक्रम के बॉडीगार्ड्स तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली। कोई भी विक्रम सिंह की गाड़ी को छूने की हिम्मत नहीं करता था। उस पर चिल्लाना तो दूर की बात थी। बॉडीगार्ड्स ने पीछे मुड़कर विक्रम की तरफ देखा, पर विक्रम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। उसने सीधे धीरे से गाड़ी का शीशा नीचे किया। उसकी ठंडी खतरनाक नजरें नैना से मिली। कोई भी आम इंसान उन नज़रों को देखकर डर से जम जाता, क्योंकि विक्रम की आंखों में मौत का खौफ साफ झलकता था। लेकिन नैना, उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और विक्रम की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या ऐसे घूर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट हुडी खराब हो गई और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहे हो। चलो बाहर निकलो और माफ़ी मांगो। विक्रम बस उसे देखता रह गया। उसकी ज़िंदगी में आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे। ये लड़की कौन थी जो बिना किसी खौफ के मौत की आंखों में झांककर माफ़ी मांग रही थी? विक्रम को गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी दिलचस्पी महसूस हुई। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? विक्रम ने अपनी भारी और खुरदरी आवाज़ में पूछा। तुम चाहे कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री हो या इलाके के गुंडे, गलती की है तो सॉरी बोलना पड़ेगा, और अगर नहीं बोला ना तो तुम्हारी इस चमचमाती गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दूंगी, नैना ने पूरी बेबाकी से जवाब दिया। विक्रम के होठों के किनारे एक हल्की सी ना के बराबर मुस्कान आ गई। उसने अपने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, इसे पैसे दे दो नई ड्रेस के लिए। ड्राइवर ने तुरंत 5,000 के कुछ नोट निकालकर नैना की तरफ बढ़ाए। नैना ने वो नोट लिए और विक्रम के चेहरे पर फेंक दिए। अपने पैसे का घमंड अपने पास रखो मिस्टर। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं, बस तुम्हारी तमीज़ चाहिए थी, जो शायद तुम्हारे पास है ही नहीं। नैना ने झटके से मुड़कर अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से चली गई। विक्रम उन बिखरे हुए नोटों को और फिर उस लड़की को जाते हुए देखता रहा। उस दिन के बाद से विक्रम सिंह की शांत डार्क दुनिया में नैना नाम का तूफान आ गया। विक्रम ने अपने आदमियों से नैना के बारे में सब कुछ पता लगाया। उसे पता चला कि वो एक साधारण सी फन लविंग लड़की है, जो हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ लेती है। कुछ दिनों बाद शहर के सबसे आलीशान द ग्रैंड पैलेस होटल का बाथरूम किसी फिल्म सेट जैसा लग रहा था। शैंडलियर की पीली रोशनी, सॉफ्ट जैज म्यूजिक और महंगे परफ्यूम्स की महक हवा में घुली हुई थी। लेकिन नैना का ध्यान इन सब में बिल्कुल नहीं था। उसकी लालची नज़रें सिर्फ बफे काउंटर पर
सजे पनीर टिक्का और मलाई कोफ्ता पर टिकी थी। वह यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया के साथ आई थी। रिया की आज एक वीआईपी बाउंड डेट थी, जिसे लेकर वह इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। नैना, प्लीज़ समझना, मेरी धड़कनें रुक रही है, मैं नहीं जा सकती उस लड़के के सामने। तू चली जाना मेरी जगह प्लीज़। रिया ने नैना का हाथ पकड़कर लगभग रोते हुए कहा, पागल हो गई है, डेट तेरी है, मैं क्यों जाऊँ? नैना ने एक स्प्रिंग रोल चबाते हुए कहा, प्लीज़ यार, बस आधा घंटा इसे झेल ले। तू तो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, मैं तुझे 1 महीने तक तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगी। कसम से। रिया ने आखिरी दाव चला। मुफ्त के खाने का नाम सुनते ही नैना की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। नैना ने अपने स्काई ब्लू कलर की सिंपल लेकिन एलिगेंट गाउन को ठीक किया, एक गहरी सांस ली और डेट के लिए रिजर्व टेबल नंबर 7 की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे मासूम, बेचारी और भोली भाली लड़की वाली मुस्कान सजा ली। वह ऐसे जाकर बैठी जैसे उसे दुनियादारी की कोई समझ ही ना हो। उसकी नज़रें शर्मीलेपन का नाटक करते हुए झुकी हुई थी, जबकि दिमाग में चल रहा था कि ये लड़का जल्दी दफ़ा हो तो वह जाकर डेजर्ट सेक्शन पर हमला करे। लेकिन तभी उसकी किस्मत ने एक गंदा मजाक किया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक चुभती हुई आवाज़ कानों में पड़ी। नैना ने झटके से ऊपर देखा। सामने उसकी चाची खड़ी थी, सिर से पैर तक महंगी ज्वेलर और घमंड से लदी हुई। चाची की नज़रें नैना को ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे वह कोई कीड़ा हो। क्या हुआ? घर का खाना हजम नहीं होता जो यहाँ बड़े लोगों की पार्टी में मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गई? चाची ने तंज कसते हुए आवाज़ थोड़ी ऊंची की, जिससे आसपास के 2-4 लोग भी मुड़कर देखने लगे। कपड़े तो किसी से मांग कर पहन लिए होंगे, लेकिन ये जो तुम्हारा मिडिल क्लास स्टैंडर्ड है ना, वो छुपता नहीं है। पता नहीं सिक्योरिटी वाले ऐसे लोगों को अंदर आने ही क्यों देते हैं। नैना का दिमाग भद्दा गया। उसका बस चल रहा था कि टेबल पर रखा कांच का गिलास उठाए और चाची के सिर पर दे मारे। उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बदल गई और आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई। लेकिन अगर वो यहाँ तमाशा करती तो रिया की इज्जत का कचरा हो जाता। उसने बिना एक शब्द कहे अपनी कुर्सी पीछे धकेली और तेजी से वहाँ से उठकर बालकनी की तरफ वाले खाली कॉरिडोर में चली गई। कॉरिडोर में हल्की सी अंधेरी और सन्नाटा था। वहां पहुंचते ही नैना का सारा कंट्रोल टूट गया। वह पागलों की तरह टहलने लगी और उसकी भड़ास ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। चुड़ैल कहीं की, खुद को महारानी एलिजाबेथ समझती है। अरे, मुफ्त का खाना तो तू खा रही है अपने पति के पैसों पर। मेरा क्या है? मेरा बस चलता ना तो उस पनीर टिक्के की सीख इसके गले में फंसा देती। मैं यहाँ आराम से अपनी दोस्त की मदद करने और खाना खाने आई थी, और इस औरत को हर जगह अपना जहर उगलना होता है। बेवकूफ़, जहरीली, जाहिल, घमंडी औरत क्यों आ जाती है मेरी ज़िंदगी में बार बार। नैना हाथ नचा नचा कर हवा में मुक्के मारते हुए अपनी पूरी भड़ास निकाल रही थी। वह अभी चाची को 2-4 और गालियां देने ही वाली थी कि अचानक अंधेरे कोने से एक भारी, गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ आई। कितना बोलती हो तुम? नैना झटके से अपनी जगह पर जम गई। उसकी सांस गले में ही अटक गई। उसने धीरे से उस अंधेरे कोने की तरफ देखा। वहां दीवार के सहारे खड़ा था विक्रम। उसने जेट ब्लैक कलर का 3 पीस अरमानी सूट पहना हुआ था। उसकी लंबी चौड़ी और मस्कुलर कदकाठी उस अंधेरे में भी साफ खौफ पैदा कर रही थी। विक्रम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को धीरे से एशट्रे में कुचला और अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर धीरे धीरे रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे जैसे उसका चेहरा रोशनी में आया, नैना की धड़कनें तेज हो गई। वह इंसान जितना खतरनाक था उतना ही बेइंतहा हैंडसम भी। उसके तीखे नैन नक्श, हल्की दाढ़ी और वह खतरनाक जबाड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी उसकी आंखें थी। विक्रम की ठंडी, गहरी और काली आंखें नैना के चेहरे पर ऐसे गड़ी थी जैसे वो उसके आर पार देख रहा हो।
वह धीरे धीरे नैना के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उन दोनों के बीच अब बस कुछ इंच का फासला था। विक्रम की परफ्यूम और सिगरेट की मिक्स डार्क खुशबू ने नैना के होश उड़ा दिए थे। विक्रम ने अपना सिर हल्का सा झुकाया। उसकी नज़रें नैना की गुस्से से लाल आंखों से टकराई और उसके होठों के किनारे एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान तैर गई। अभी अंदर तो बड़ी भोली और संस्कारी बनने का नाटक कर रही थी। विक्रम की आवाज़ में एक अजीब सा नशा और भारीपन था। और यहाँ सीधा कत्ल करने की प्लानिंग। नैना, जो दुनिया में किसी से नहीं डरती थी, आज पहली बार इस अजनबी की गहरी आंखों और उसकी डार्क ऑरा को देखकर एक पल के लिए अपने शब्द भूल गई। वह बस उसे घूरती रह गई। और विक्रम को तो जैसे अपनी ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प खिलौना मिल गया हो। नैना एक पल के लिए उस अजनबी की गहरी और खतरनाक आंखों में खो सी गई थी। उसकी डार्क ऑरा और उस परफ्यूम की तेज खुशबू ने जैसे नैना को हिप्नोटाइज कर दिया था। लेकिन अगले ही सेकंड विक्रम के होठों पर आई वो घमंडी मुस्कान देखकर नैना के दिमाग की बत्ती जली। उसका दिमाग तुरंत फ्लैशबैक में गया। वो ठंडी आंखें, वो एटीट्यूड, वो खौफनाक रुतबा। एक मिनट, नैना ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे ऐसे घूरा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। उसका वो बचा कुचा डर या अट्रैक्शन एक झटके में छू मंतर हो गया और उसकी जगह भयंकर गुस्से ने ले ली। तुम? नैना लगभग चिल्ला उठी। उसकी उंगली सीधे विक्रम के चौड़े सीने की तरफ पॉइंट कर रही थी। तुम वही खड़ूस इंसान हो ना जिसने कल मेरी फेवरेट येलो हुडी पर कीचड़ उछाला था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे स्टॉक कर रहे हो क्या? विक्रम अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदला। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। एक ऐसी लड़की जो उसकी आंखों में देखकर खौफ से कांपने के बजाय उसे उंगली दिखा रही थी। यह उसके लिए बिल्कुल नया और मज़ेदार था। मैं तुम्हें स्टॉक क्यों करूँगा? विक्रम ने अपनी भारी और ठंडी आवाज़ में कहा और धीरे से एक कदम नैना की तरफ बढ़ाया। मैं तो बस यहाँ खड़ा उस लड़की को देख रहा था जो अंदर टेबल नंबर 7 पर किसी बेचारी भोली भाली लड़की की शानदार एक्टिंग कर रही थी। ये सुनते ही नैना का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। तो तुम छुप छुप कर लोगों को देखते हो? कितने चीप इंसान हो तुम। नैना ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए बोली, और सुनो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम मेरे रास्ते में बार बार क्यों आ जाते हो? पहले मेरी हुडी ख़राब कर दी और अब यहाँ मेरी प्राइवेसी ख़राब कर रहे हो। तुम्हें तमीज़ नाम की कोई चीज़ पता भी है या नहीं? तुम्हारे इस महंगे सूट के साथ तमीज़ फ्री नहीं मिलती। विक्रम को अब सच में मज़ा आने लगा था। अंडरवर्ल्ड में उसका एक इशारा लोगों की जान ले लेता था और यहाँ ये 5.5 फुट की लड़की उसे तमीज़ सिखा रही थी। विक्रम ने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब से निकाले और नैना के इतने करीब आ गया कि नैना को अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ी। विक्रम की लंबाई और उसका मस्कुलर शरीर नैना पर पूरी तरह हावी हो रहा था। तमीज़ और मैं? विक्रम ने अपना चेहरा नैना के चेहरे के बिल्कुल पास झुकाया। उसकी गर्म सांसें नैना के चेहरे पर पड़ रही थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम किससे और कैसे बात कर रही हो। जंगली बिल्ली? जंगली बिल्ली किसको बोला बे? नैना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने विक्रम के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम किसी पत्थर की चट्टान की तरह अपनी जगह पर डटा रहा। नैना की ने चिढ़कर कहा, तुम चाहे कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुम मुझे कहीं भी देखे तो मैं तुम्हारा ये महंगा सूट फाड़ कर तुम्हें उसी कीचड़ में धक्का दे दूंगी जहाँ तुमने मुझे कल भिगोया था, समझे? नैना अपना गाउन संभालते हुए वहां से पैर पटकते हुए जाने लगी। विक्रम वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। नैना की बिंदास और निडर बातें विक्रम के ठंडे और अंधेरे दिमाग में किसी चिंगारी की तरह काम कर रही थी। तभी विक्रम के कानों में ब्लूटूथ ईयरपीस पर उसके राइट हेड की आवाज़ आई। बॉस, टेबल नंबर 7 पर आपकी जो ब्लाइंड डेट फिक्स की गई थी
वो लड़की भाग गई है, उसकी जगह कोई और लड़की वहाँ बैठी है। विक्रम के होठों पर एक गहरी, डार्क और खतरनाक मुस्कान छा गई। उसकी नज़रें अभी भी उस कॉरिडोर के आखिरी में जा रही नैना पर टिकी थी। मुझे पता है, विक्रम ने अपनी भारी आवाज़ में जवाब दिया, और अब मुझे उस लड़की की पूरी कुंडली चाहिए। अगले 1 घंटे में नैना को अंदाज़ा भी नहीं था कि टेबल नंबर 7 का वो वीआईपी लाउंज डेट और कोई नहीं बल्कि शहर का सबसे खूंखार माफिया विक्रम सिंह ही था। और अब उसने खुद अपनी मर्जी से शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था। विक्रम का जुनून अब बस शुरू ही हुआ था। अगले दिन नैना अपनी पुरानी और खटारा सी स्कूटी पर सवार होकर मोमोज खाने जा रही थी। उसने एक ढीली ढाली फ्लोरल कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी। वह अभी अपने ख्यालों में ही मगन थी कि अचानक 3 चमचमाती काली बुलेट प्रूफ गाड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। स्कूटी ने जोर से ब्रेक मारे और नैना बाल बाल बची। इससे पहले कि नैना अपना मुंह खोलकर उन्हें गालियां देती, गाड़ियों से काले सूट और काले चश्मे वाले 4 भारी भरकम बाउंसर उतरे और बहुत ही सलीके से लेकिन सख्ती के साथ नैना को स्कूटी से उतारा और बीच वाली रोल्स रॉयल में बैठा दिया। नैना पूरे रास्ते हाथ पैर मारती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। गाड़ी शहर के सबसे ऊंचे और महंगे होटल के प्राइवेट पेंट हाउस के सामने रुकी। नैना को अंदर धकेलकर दरवाजे बंद कर दिए गए। पेंट हाउस की एक पूरी दीवार कांच की थी, जहां से पूरा शहर किसी छोटे खिलौने जैसा लग रहा था। और उसी कांच की दीवार के सामने एक शानदार विंटेज लेदर सोफे पर बैठा, पैरों पर पैर रखे बैठा था विक्रम सिंह। उसने एक डार्क चारकोल ग्रे रंग की शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। उसके हाथ में शराब का एक क्रिस्टल ग्लास था और उसका चेहरा हमेशा की तरह एक ठंडी बेजान चट्टान जैसा था। नैना ने जैसे ही उसे देखा, उसके दिमाग की नसें फटने को हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अगवा करने की? नैना एक बवंडर की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम खुद को समझते क्या हो? गुंडे हो तो क्या पूरे शहर को अपनी जागीर समझ लिया है? अभी के अभी मुझे घर जाने दो, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरा होटल सिर पर उठा लूंगी। विक्रम ने बहुत ही इत्मीनान से अपने ग्लास का एक घूंट लिया और बिना उसकी तरफ देखे टेबल पर रखी एक मोटी सी लेदर बाइंडिंग वाली फाइल अपनी उंगलियों से खिसकाकर नैना की तरफ कर दी। ये क्या है? नैना ने चिढ़ते हुए पूछा। तुम्हारी सजा। विक्रम की भारी और खुरदरी आवाज पूरे शांत कमरे में गूंजी। तुम्हें कल रात मेरी वह डेट खराब की थी, जो मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील के लिए ज़रूरी थी। मुझे अपनी इमेज सुधारने के लिए एक शरीफ और सीधी सादी लड़की से शादी करनी थी। तुमने मेरी डेट भगाई, अब उसकी भरपाई तुम करोगी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। सिर्फ 1 साल के लिए तुम 1 साल तक मेरी पत्नी बनकर रहोगी और उसके बदले तुम्हें जो कीमत चाहिए तुम इस फाइल में लिख सकती हो। कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। नैना ने उस फाइल को देखा, फिर विक्रम के चेहरे को देखा और फिर नैना का गुस्सा 7वें आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष तक पहुंच गया। उसने वह फाइल उठाई और पूरी ताकत से विक्रम के सिरे पर दे मारी। फाइल टकराकर नीचे गिर गई, लेकिन विक्रम टस से मस नहीं हुआ। बस उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। तुम्हारा दिमाग घुटनों में है या किसी ने निकालकर कबाड़ी बाजार में बेच दिया है? नैना बिना सांस लिए राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से बोलना शुरू हो गई। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई थी और वह अपने हाथ नचा नचा कर बोलने लगी। मतलब कुछ भी? तुम कोई प्रॉपर्टी डीलर हो क्या जो ये एग्रीमेंट बनवा कर लाए हो? 1 साल की पत्नी? क्या मैं कोई किराए का मकान हूँ जो 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करके तुम्हें चाबी दे दूँ? और ये बात क्या बकवास है? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? तुमने रात में बैठकर कोई सस्ता कोरियन ड्रामा देख लिया है क्या? ओह, मैं बहुत अमीर और खड़ूस माफिया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, बस फीलिंग्स नहीं है। चलो एक गरीब और चुलबुली लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता हूँ। हेलो मिस्टर खड़ूस, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। विक्रम उसे बस घूरे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वह इस लड़की की बकवास पर गुस्सा करे या इस अजीब सी सिचुएशन पर हंसे, लेकिन नैना का रेडियो अभी रुका नहीं था। वह विक्रम के बिल्कुल सामने झुक गई और अपनी उंगली हिलाते हुए बोली, और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास 2-4 काली गाड़ियां और ये चमचमाता हुआ कांच का घर है तो तुम मुझे खरीद लोगे? मेरी कीमत लगाओगे तुम? मैं कोई बाजार में बिकने वाला टमाटर हूँ जो तुम अपनी मर्जी से भाव तय करोगे? अगर मैं तुम्हारी पत्नी बन भी गई ना, तो 1 हफ्ते के अंदर तुम खुद कोर्ट के बाहर बैठकर रो रहे होगे और जज साहब से भीख मांगोगे कि मुझे तुमसे तलाक दे दे। तुम्हारी ये जो सोफे पर नवाबों की तरह बैठकर ताड़ने वाली आदत है ना, मैं बेलन मार मार कर सीधा कर दूंगी। नैना लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल टमाटर जैसा हो गया था, लेकिन उसकी बातें इतनी बेबाक और चुलबुली थी कि विक्रम की ठंडी आंखों में पहली बार एक असली दिलचस्पी की चमक आई। विक्रम धीरे से सोफे से उठा। उसकी लंबी और खतरनाक कदकाठी देखकर एक पल के लिए नैना पीछे हटी, लेकिन फिर उसने अपनी ठुड्डी हवा में उठा ली और अपनी आंखें तरेर कर वहीं खड़ी रही। विक्रम ने झुककर वह फाइल उठाई और नैना के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी परफ्यूम की वही तेज और डार्क खुशबू नैना की सांसों में घुलने लगी। तुम बहुत बोलती हो, विक्रम ने अपनी गहरी आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नजरें नैना के गुस्से से कांपते होठों से लेकर उसकी आग उगलती आंखों तक गई। तो क्या तुम्हारे लिए गूंगी हो जाऊं? नैना ने भी हार नहीं मानी। विक्रम के चेहरे पर एक तिरछी, खतरनाक और बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई, जिसने नैना की धड़कन को 1 सेकंड के लिए रोक दिया। मुझे गूंगी लड़कियां पसंद भी नहीं है। विक्रम ने फाइल को वापस टेबल पर रखा और नैना की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था जंगली बिल्ली, लेकिन तुम्हारी इस बकवास ने मुझे एक बात समझा दी है। क्या? नैना ने चिढ़कर पूछा। ये कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं हो। विक्रम ने एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे नैना को मजबूरन दीवार से सटना पड़ा। विक्रम ने अपना एक हाथ नैना के सिर के पास दीवार पर टिका दिया और अपनी ठंडी आंखों से उसे कैद करते हुए बोला, अब मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं, असली शादी करूंगा। और ये कोई ऑफर नहीं है, मेरा फैसला है। तुम्हें क्या लगा तुम विक्रम सिंह के मुंह पर फाइल मारकर जिंदा और आजाद घूम लोगी? अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम ताउम्र मेरी बनकर रहोगी। तुम भाग कर दिखाओ और मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाऊंगा। नैना की चुलबुली बोलती एक झटके में बंद हो गई। उसने विक्रम की आंखों में जो सनक और जुनून देखा, उसने पहली बार नैना के अंदर एक मीठा सा खौफ पैदा कर दिया। वह समझ गई कि उसने माफिया के एक साधारण से बिजनेस प्रपोजल को ठुकरा कर उसके अंदर के उस जिद्दी जानवर को जगा दिया है, जो अब उसे हासिल किए बिना रुकने वाला नहीं था। विक्रम की गहरी जुनूनी आंखों और उसकी उस भारी खौफनाक आवाज ने नैना को एक पल के लिए दीवार से सटाकर सुन कर दिया था। उसने विक्रम की आंखों में वो जिद देखी थी जो उसकी किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन अगले ही सेकंड नैना के दिमाग का वो हिस्सा जाग उठा जो हमेशा फायदे और नुकसान का हिस्सा लगता था। उसका वो डर बस चंद सेकंड ही टिका रहा और फिर उसके अंदर की व्यवहारिक और चुलबुली लड़की ने कमान संभाल लिया। नैना ने मन ही मन सोचा, अरे यार नैना, तू भी ना पक्की बेवकूफ़ है। इतना अच्छा मौका था, करोड़पति आदमी है, कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी में खूब सारे पैसे मिलते, ऐश की जिंदगी मिलती, जो मन करता वो खाती, और मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये असली शादी का क्या पंगा ले लिया? नहीं नहीं, इसे वापस उसी कॉन्ट्रैक्ट वाले सौदे पर लाना होगा। उसने अचानक विक्रम के चौड़े सीने पर हाथ रखा और पूरी ताकत से उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया। विक्रम, जो अभी तक एक खूंखार शिकारी वाले अंदाज में उसे घेर कर खड़ा था, नैना के चेहरे के बदलते भाव देखकर थोड़ा अवाक रह गया। सुनो, 1 मिनट, 1 मिनट, नैना ने अपना गला साफ करते हुए बिल्कुल किसी चालाक व्यापारी की तरह कहा। उसके चेहरे से सारा डर और गुस्सा गायब हो चुका था।
इतना ज़्यादा उबलने की क्या ज़रूरत है? मैंने कब कहा कि मैं नहीं मानूंगी? चलो ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी वो कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी। विक्रम भी भवे तन गई। यह लड़की अभी 2 मिनट पहले उसे गालियां दे रही थी, उसे कबाड़ी बाजार का माल बता रही थी, और अब अचानक तैयार हो गई। लेकिन नैना ने अपनी उंगली हवा में उठाई। मेरी कुछ शर्तें हैं। विक्रम ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसे घूरा। कैसी शर्तें? पहली बात, नैना ने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू किया। शादी सिर्फ दुनिया की नज़रों में होगी, यानी पूरी तरह से नकली। हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होगा। तुम अपने कमरे में रहोगे और मैं अपने कमरे में। मेरे शरीर या मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। कोई पति पत्नी वाला घिसा पिटा ड्रामा नहीं। विक्रम चुपचाप उसे देख रहा था, लेकिन नैना बिना रुके अपनी दूसरी उंगली खड़ी करते हुए बोली, दूसरी बात, मुझे एक नौकरी चाहिए। मैं तुम्हारे इस कांच के महल में खाली बैठकर रोटियां नहीं तोड़ूंगी। मुझे अपनी पहचान बनानी है। और फिर नैना ने अपनी तीसरी उंगली उठाई और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, मुझे हर दिन मेरे खाने और खर्चे के लिए अलग से नकद पैसे चाहिए होंगे। पिज़्ज़ा, मोमोज, गोलगप्पे, पाव भाजी, इन सब का बिल तुम भरोगे। इसके अलावा मुझे तुमसे या तुम्हारी इस खूनी माफिया वाली दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कमरे में फिर से भारी सन्नाटा छा गया। विक्रम बस पलकें झपकाए उस लड़की को घूर रहा था। उसका तेज दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह सुन पड़ गया था। वो अंडरवर्ल्ड का बेताब बादशाह। उसने अभी अभी इस लड़की को जिंदगी भर कैद करने की खौफनाक धमकी दी थी, और ये लड़की उससे अपने गोलगप्पे और मोमोज का बिल पास करवा रही थी। आखिर ये लड़की है क्या? किस मिट्टी की बनी है? विक्रम के मन में हैरानी का एक बड़ा सा बवंडर उठा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की नहीं देखी थी जो मौत के मुहाने पर खड़ी होकर अपने रोज के खाने का बजट तय कर रही हो। लेकिन अगले ही पल विक्रम के चेहरे के भाव वापस कठोर और ठंडे हो गए। उसकी आंखों में जो एक पल की हैरानी थी, वो अब एक सर्द नफरत और कड़वाहट में बदल गई। उसने अपने दोनों हाथ वापस अपने पैंट में की जेब में डाले और उसके चेहरे पर एक गहरी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। सब एक जैसी ही होती हैं, विक्रम ने मन ही मन सोचा। चाहे कितनी भी बगावत कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी और निडर बातें कर ले, आखिर में पैसों के आगे सब घुटने टेक ही देती हैं। मुझे लगा था कि ये कोई अलग आग है, लेकिन नहीं, ये भी पैसों और ऐशो आराम के पीछे भागने वाली एक आम लालची लड़की ही निकली। विक्रम मुड़ा और अपने कांच के टेबल तक गया। उसके वहां रखी अपनी चेकबुक निकाली, उस पर एक बहुत बड़ी रकम लिखी और चेक फाड़कर वापस नैना के पास आया। उसने वह चेक नैना के चेहरे के ठीक सामने हवा में लहरा दिया। तुम्हारी कीमत, विक्रम ने बेहद ठंडी, चुभती हुई और नफरत भरी आवाज में कहा। मुझे लगा था तुम बाकियों से अलग हो, लेकिन तुम भी उसी कतार में खड़ी हो जहां बाकी दुनिया खड़ी है। बहरहाल, मुझे मेरा काम निकालने से मतलब है। विक्रम ने वो चेक नैना के हाथ में थमा दिया और अपनी सर्द आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिलेगी और तुम्हारा पैसा भी, लेकिन एक बात याद रखना, कल सुबह तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर होगा। और अब इस सौदे के पीछे हटने का सोचना भी मत, वरना तुम्हारा वो खाने का शौक मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। नैना ने उस चेक पर लिखी रकम को देखा, जिसकी गिनती करने में ही उसके पसीने छूट रहे थे। फिर उसने विक्रम की नफरत भरी आंखों को देखा। विक्रम को लग रहा था कि उसने नैना को पैसों से खरीद लिया है और वो उसे लालची समझ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि नैना का खुराफाती दिमाग सिर्फ अपनी आज़ादी और अपने मज़े के बारे में सोच रहा था। ये गलतफहमी अब उन दोनों के बीच एक नई और दिलचस्प जंग की शुरुआत करने वाली थी। विक्रम को लग रहा था कि नैना लालची है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। विक्रम का वह चेक
नैना के लिए सिर्फ पैसों का बंडल नहीं था, वह उसकी जिंदगी भर की घुटन से आज़ादी का एक लौता टिकट था। बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में नैना के माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। उसके बाद से ही वह अपने चाचा के घर एक बोझ बनकर रह रही थी। चाचा वैसे तो अच्छे इंसान थे, उन्होंने छुप छुप कर थोड़ी बहुत मदद करके नैना की कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवा दी थी, लेकिन घर में चलती सिर्फ चाची की ही थी। चाची के लिए नैना घर की बेटी नहीं बल्कि एक मुफ्त की नौकरानी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद चाची ने उसे कोई नौकरी भी नहीं करने दी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, नैना की दुनिया बस इसी कैद में सिमट कर रह गई थी। इसलिए जब विक्रम ने उसे उस घुटन भरे नरक से निकालने का ये मौका दिया तो नैना ने बिना एक पल सोचे उसे लपक लिया। उसे उस खड़ूस माफिया से कोई मतलब नहीं था, उसे बस उस पिंजरे से उड़ना था। होटल से निकलकर जब नैना अपने उस सिलर भरे छोटे से घर में पहुंची तो दरवाजे पर ही चाची खड़ी मिल गई। चाची ने उसे सिर से पैर तक अपनी उसी पुरानी नफरत भरी और चुभती हुई नजरों से घूरा। आ गई महारानी, आज कौन सा नया गुल खिलाकर आई है? दिन भर आवारागर्दी करती है और घर का सारा काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? चाची ने हमेशा की तरह जहर उगलना शुरू कर दिया, लेकिन आज नैना चुप नहीं रही। उसकी आंखों में आज डर या मजबूरी नहीं थी। वह बिना एक शब्द कहे सीधे अपने उस छोटे से अंधेरे कमरे में गई। उसने पलंग के नीचे से अपना एक पुराना फटा हुआ बैग निकाला और उसमें अपने गिने चुने कपड़े और अपने माता पिता की एक पुरानी तस्वीर ठूस ठूस कर पैक करने लगी। नैना को यूं बैग पैक करते देख चाची दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, ये क्या नौटंकी है? कहाँ जाने का इरादा है? कोई और मुर्गा फंसा लिया क्या जो ये घर छोड़कर भाग रही है? नैना ने बैग की चेन जोर से खींची, बैग कंधे पर टांगा और पलटकर चाची की आंखों में सीधा देखते हुए बोली, बहुत सुन ली आपकी बकवास और बहुत धो लिए आपके जूते बर्तन। अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। जा रही हूँ मैं ये मनहूस घर छोड़कर, और अब पलटकर कभी आपकी शक्ल देखने भी नहीं आऊँगी। आप रहिए अपने इस नरक में। चाची कुछ और गालियां देती उससे पहले ही नैना ने घर का मुख्य दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पटका कि पूरे घर की दीवारें हिल गई। दरवाजे के बाहर निकलते ही नैना ने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी, आज़ादी की सांस। आज पहली बार उसे लगा जैसे उसके कंधों से किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ हटा दिया हो। वह सीना तान कर पूरे जोश में उस संकरी गली में से बाहर निकल गई, मेन रोड पर आ गई। रात के 10:30 बज चुके थे। सड़क पर हल्की हल्की ठंड थी और ट्रैफिक कम हो गया था। नैना एक फुटपाथ पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर जो अभी तक जीत वाली एक बड़ी सी मुस्कान थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। हवा के एक ठंडे झोंके ने जैसे उसके दिमाग की बत्ती जला दी। नैना वही सड़क के बीचों बीच मूर्ति की तरह जम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे! नैना के मुंह से धीरे से निकला। उसने अपना बैग ज़मीन पर रखा और अपने ही सिर पर ज़ोर से हाथ मारा। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? उस खड़ूस ने तो कहा था कि शादी कल सुबह होगी और मैं जोश जोश में आज रात को ही घर छोड़कर आ गई। नैना पागलों की तरह फुटपाथ पर इधर उधर टहलने लगी। अब क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? क्या अब वापस उस चुड़ैल के घर जाऊं? नहीं नहीं, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। वो ताने मार मार कर मेरी जान ले लेगी। तो क्या अब पूरी रात इस सुनसान सड़क पर अकेले बिताऊं? मुझे तो कुत्तों से भी डर लगता है। नैना की सांसें तेज हो रही थी। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता नैना, शांत हो जा। उसने खुद को तसल्ली देते हुए बुदबुदाया। मैं उस खड़ूस को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि मुझे आज ही अपने घर ले जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसने जल्दी से अपनी जीन्स की जेब से अपना पुराना सा फ़ोन निकाला और स्क्रीन ऑन की, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और धमाका हुआ। एक सेकंड, नैना की उंगलियां स्क्रीन पर ही रुक गई। उसे कॉल कैसे करूँगी? मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। वह अपना सिर पकड़कर वहीं फुटपाथ पर बैठ गई। उसका रोने का मन कर रहा था, लेकिन हंसी भी आ रही थी अपनी बेवकूफ़ी पर। और एक मिनट, नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें आसमान की तरफ उठाई और चिल्लाते हुए बोली, उसका नाम क्या था? मुझे तो उस लंबे खड़ूस का नाम तक नहीं पता। मैं कैसे ढूंढूं? कहाँ जाऊं?
हेलो प्लीज़, मुझे एक काले सूट वाले खड़ूस की तलाश है जो मोमोज का बिल भरने वाला था। नैना ने अपना बैग गले से लगा लिया और मुंह बनाते हुए आसमान की तरफ देखकर रोकने की सी शकल में बोली, वाह री नैना वाह, क्या दिमाग पाया है तूने और क्या किस्मत पाई है। खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, सीधा कुल्हाड़ी पर जाकर सिर दे मारा। अब क्या होगा तेरा। फुटपाथ पर बैठी नैना अपनी फूटी किस्मत को कोस ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। अरे हाँ, चेक। नैना लगभग चिल्ला उठी। उसने पागलों की तरह अपने फटे हुए बैग की चेन खोली और सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए वह मुड़ा टुड़ा चेक बाहर निकाला। रात की हल्की पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने चेक पर छपे नाम को ध्यान से पढ़ा, विक्रम सिंह। अच्छा, तो उस खड़ूस माफिया का नाम विक्रम सिंह है। नैना के चेहरे पर एक शैतानी और राहत भरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपना पुराना फ़ोन निकाला और गूगल पर विक्रम सिंह का नाम सर्च किया। सर्च करते ही शहर की सबसे बड़ी और खूंखार मानी जाने वाली कंपनी सिंह एंटरप्राइजेस का नाम और उसकी लोकेशन स्क्रीन पर आ गई। नैना ने बिना एक पल गवाए एक टैक्सी रोकी और अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ी। टैक्सी जब उस गगनचुंबी काले कांच वाली आलीशान इमारत के सामने रुकी तो नैना का मुंह खुला का खुला रह गया। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन वो बिल्डिंग किसी खौफनाक महल की तरह चमक रही थी। नैना ने अपना बैग कंधे पर टांगा और बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ाए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, रात के 12 बज रहे हैं, क्या वो खड़ूस इस वक्त अपनी कंपनी में होगा। नैना ने अपना सिर जोर से झटका। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अंदर है या नहीं, मुझे तो बस अंदर जाकर किसी मुलायम सोफे पर सोना है। बाहर वैसे भी मच्छर मुझे ज़िंदा चबा रहे हैं, मैं तो अंदर ही जाऊंगी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सीना तान कर मेन गेट की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन गेट पर खड़े 2 काले सूट वाले हट्टे कट्टे और ख़तरनाक गार्ड्स ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। कहाँ जा रही हो, कंपनी बंद है, एक गार्ड ने सख्त आवाज़ में कहा। उसने नैना को ऊपर से नीचे तक देखा। ढीली कुर्ती, पैरों में चप्पल और कंधे पर एक पुराना सा बैग। नैना ने अपने बाल पीछे झटके और अपना सबसे घमंडी लुक देते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। अभी के अभी अपने बॉस विक्रम सिंह को फ़ोन लगाओ और कहो कि नैना आई है, वो खुद दौड़ता हुआ मुझे अंदर लेने आएगा। गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ज़ोर से हंस पड़े। चल चल आगे बढ़, ये कोई धर्मशाला या खैरात बांटने की जगह नहीं है। मैडम आई है बॉस से मिलने, बॉस के पास तेरे जैसों के लिए टाइम नहीं है, निकल यहाँ से। नैना का खून खौलकर 100 डिग्री तक पहुँच गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। ओए, तमीज़ से बात कर, कल सुबह इसी बिल्डिंग की मालकिन बनूंगी मैं, तब सबसे पहले तुम दोनों की ही नौकरी खाऊंगी, समझे। गार्ड्स को अब गुस्सा आने लगा था। उन्होंने अपनी बंदूक पर हाथ रखा और नैना को गेट से धक्का देकर दूर कर दिया। दिमाग खराब है क्या तेरा, जा यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। नैना समझ गई कि इनसे लड़ना पत्थर से सिर फोड़ने जैसा है। वह गुस्से से पैर पटकते हुए गेट से थोड़ा दूर एक सीमेंट के बेंच पर जाकर धड़ाम से बैठ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल टमाटर जैसा हो रहा था, लेकिन नैना खाली बैठने वालों में से कहाँ थी। उसने अपनी खुराफाती शुरू कर दी। वह वहीं बेंच पर बैठे बैठे गार्ड्स को परेशान करने लगी। कभी वह ज़ोर ज़ोर से खांसती, कभी उन्हें देखकर अजीब अजीब शक्लें बनाती, कभी हवा में उंगली दिखाकर उन्हें गालियाँ बकती। काले कौवे कहीं के, खुद को बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड समझ रहे हैं। नैना ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रही थी ताकि गार्ड्स को सुनाई दे। सुबह होने दो, दोनों से इसी गेट पर झाड़ू न लगवाया तो मेरा नाम भी नैना नहीं। 10 मिनट तक नैना की ये नौटंकी चलती रही। आखिर गार्ड्स का सब्र टूट गया। एक गार्ड अपनी डंडा लेकर उसकी तरफ बढ़ा और चिल्लाया, देख लड़की, अगर तू अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूँगा, फिर हवालात में बैठकर ये सारी नौटंकी करना। पुलिस, ये शब्द सुनते ही नैना की सारी हवा निकल गई। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे पता था कि अगर पुलिस आ गई तो वह बेवजह किसी बड़े लफड़े में फंस जाएगी। नैना ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रख ली और एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह चुपचाप उसी बेंच के कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। उसने अपना बैग अपने सीने से लगा लिया और अपनी
भड़ास विक्रम पर निकालने लगी। सब उस खड़ूस विक्रम की गलती है। नैना मन ही मन गालियाँ दे रही थी। मर जाए वो लंबा खंबा, उसकी वजह से मैं आधी रात को यहाँ सड़क पर बैठी हूँ और ये मच्छर मेरा खून पी रहे हैं। कैसा माफिया है वो, एक लड़की को किडनैप करने आ गया था और अब जब मैं खुद चलकर आई हूँ तो इसके गुंडे मुझे बाहर भगा रहे हैं। नैना ने आसपास आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। अब क्या करूं, उसने सोचा। पूरी रात इस बेंच पर बितानी पड़ेगी क्या? नहीं नैना, तू इतनी कमज़ोर नहीं है। उसके दिमाग में तुरंत एक बैकअप प्लान आ गया। अगर सुबह तक वो खड़ूस बाहर नहीं आया ना, तो सीधे किसी 5 स्टार होटल में जाऊंगी, चेक इन करूंगी, खूब सारा बटर चिकन और नान खाऊंगी और बिल के नाम पर इसके चेक की कॉपी उनके मुंह पर मारूंगी। फिर सुबह सुबह सीधे कोर्ट जाकर इस विक्रम सिंह की ऐसी बैंड बजाऊंगी कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगा। ये सोचकर नैना को थोड़ी तसल्ली मिली। फुटपाथ की उस ठंडी सीमेंट की बेंच पर बैठी नैना को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि विक्रम इस वक्त अपनी कंपनी में था ही नहीं। वह तो शहर के दूसरे कोने में अंडरवर्ल्ड की एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट मीटिंग में उलझा हुआ था और उसे नैना के यहाँ होने की भनक तक नहीं थी। रात के 1 बज चुके थे। हवा में ठंडक अचानक बहुत बढ़ गई थी। नैना ने अपने पुराने फटे हुए बैग को सीने से कसकर लगा लिया और घुटनों में सिर देकर खुद को गर्म करने की कोशिश करने लगी। उसका गुस्सा अब धीरे धीरे थकान और नींद में बदल रहा था। एक तो इस शहर के मच्छर भी किसी माफिया से कम नहीं है। खून चूस चूस कर मेरी हालत ख़राब कर दी है। नैना नींद में ही बड़बड़ाई। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी और वह उसी सख्त ठंडी सीमेंट की बेंच पर सिकुड़ कर सो गई। लगभग 1 घंटे बाद अचानक सिंह एंटरप्राइजेस के भारी लोहे के गेट जोर की आवाज़ के साथ खुलने लगे। गेट पर खड़े दोनों गार्ड्स तुरंत सीधे खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बंदूकों को मजबूती से पकड़कर सलामी की मुद्रा ले ली। मीटिंग खत्म करके विक्रम का काफिला वापस हेडक्वार्टर आ रहा था। 3 काली बुलेट प्रूफ गाड़ियां अंदर जाने के लिए गेट की तरफ मुड़ी। बीच वाली रोल्स रॉयल के पिछले हिस्से में विक्रम सिंह बैठा था। उसने अपना सिर पीछे लेदर की सीट पर टिका रखा था और आंखें बंद थी। आज की रात उसके लिए बहुत थका देने वाली रही थी। उसका डार्क नेवी ब्लू इटालियन सूट अभी भी बेदाग था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी सर्द थकान साफ नजर आ रही थी। गाड़ियों का काफिला जैसे ही गेट के पास पहुंचा, बीच वाली गाड़ी की तेज सफ़ेद हेडलाइट्स की रोशनी सीधे उस सीमेंट की बेंच पर पड़ी। गाड़ी रोको, विक्रम की ठंडी और भारी आवाज़ अचानक सन्नाटा में गूंजी। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। विक्रम की तेज बाज जैसी नज़रों ने हेडलाइट्स की रोशनी में सिकुड़ कर सोती हुई एक लड़की को देख लिया था। वहीं फ्लोरल कुर्ती, पैरों में साधारण चप्पल और सीने से लगा हुआ एक पुराना सा बैग। गार्ड्स की तो जैसे सांस ही रुक गई। वह डर के मारे कांपने लगी। उन्हें लगा बॉस अब उनकी जान ले लेगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी के बाहर एक भिखारन को सोने दिया। विक्रम ने गार्ड्स की तरफ देखे बिना ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और अपने लंबे भारी कदमों से उस बेंच की तरफ बढ़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रात के 2 बजे शहर की सबसे खतरनाक और सुनसान सड़क पर, जहां बड़े बड़े गुंडे भी आने से पहले 10 बार सोचते हैं, वहां वो बिंदास और चुलबुली लड़की एक पुराने बैग को गले लगाए बेफिक्री से सो रही थी। विक्रम आकर नैना के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि रात की ठंड की वजह से नैना हल्के हल्के कांप रही थी और नींद में भी उसके होंठ चल रहे थे, जैसे वह सपने में भी किसी से लड़ रही हो। वो खड़ूस लंबा खंबा कहीं का, उसे तो मैं बेलन से मारूंगी। नैना की धीमी सी बड़बड़ाहट विक्रम के कानों में पड़ी। विक्रम के ठंडे चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी के भाव एक साथ उभर आए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के लिए ऐसी घबराहट महसूस नहीं की थी जो उसे इस वक्त नैना को इस हालत में सड़क पर देखकर हो रही थी। रात के 2 बजे एक लड़की इस तरह सड़क पर क्यों है? नैना, विक्रम ने अपनी भारी खुरदरी आवाज़ में पुकारा।
कोई जवाब नहीं आया। बस नैना ने ठंड से बचने के लिए खुद को और ज़्यादा सिकुड़ लिया। विक्रम से अब ये और नहीं देखा गया। उसने तुरंत अपने सूट का महंगा डार्क जैकेट उतारा और धीरे से नैना के ऊपर ओढ़ा दिया। फिर उसने बिना एक पल सोचे थोड़ा सा झुका और अपनी मजबूत बाहों में नैना को बहुत ही नरमी से उठा लिया। हवा में अचानक आई गर्माहट और विक्रम के सूट से आ रही डार्क परफ्यूम और सिगरेट की मिली-जुली खुशबू से नैना की हल्की नींद टूट गई। उसने अपनी आधी खुली नींद भरी आंखों से विक्रम के गंभीर चेहरे को देखा। तुम आ गए, बेवकूफ़ इंसान, नैना ने नींद में ही अपनी मासूम आवाज़ में कहा और फिर बिना कोई खौफ दिखाए अपना सिर विक्रम के चौड़े सीने पर टिका कर वापस गहरी नींद में सो गई। विक्रम पूरी तरह सुन रह गया। उसके सीने पर इस लड़की का सिर, उसका वो बचपना और बेफिक्री। माफिया डॉन विक्रम सिंह, जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज इस लड़की की मासूमियत के आगे पूरी तरह निहत्था हो गया था। फिर उसने अपनी ठंडी खौफनाक आंखों से उन गार्ड्स को एक ऐसी नज़र से देखा कि गार्ड्स की रूह कांप गई। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जिस लड़की को गेट से धक्का दिया था वो कोई और नहीं, उनके बॉस की दुनिया थी। बिना एक शब्द कहे विक्रम नैना को अपनी बाहों में उठाए अपनी रोल्स रॉयल्स की तरफ बढ़ा। उसे नहीं पता था कि यह लड़की उसकी ज़िंदगी में क्या तूफान लेकर आने वाली है, लेकिन इतना तय था कि अब दुनिया की कोई ताकत नैना को उससे दूर नहीं कर सकती थी। विक्रम को यूं एक लड़की को अपनी बाहों में उठाए देखकर वहां मौजूद हर एक बॉडीगार्ड, ड्राइवर और गार्ड की सांसें हलक में अटक गई थी। उनका बॉस, अंडरवर्ल्ड का बेताब बादशाह विक्रम सिंह, जिसे कोई छूने की हिम्मत तो दूर उसकी परछाई से भी खौफ खाता था, आज एक मासूम मामूली सी लड़की को अपने महंगे कोट में लपेटकर बहुत ही हिफाजत से अपनी रॉयल की तरफ बढ़ रहा था। किसी की भी पलक झपकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विक्रम ने नैना को बहुत ही नरमी से कार की पिछली सीट पर लेटाया। गाड़ी में बैठते ही विक्रम का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो खुद हैरान था कि ये लड़की इतनी बेपरवाह और बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। इतनी रात को इस खतरनाक शहर की सुनसान सड़क पर अगर उसकी जगह कोई दरिंदा होता तो उसे कब का उठाकर किसी ऐसी जगह बेच देता जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाती। आखिर वो इतनी रात को यहाँ कर क्या रही थी? क्या इसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? विक्रम की मुट्ठी गुस्से और एक अजीब सी फिक्र के मारे कस गई। गाड़ी सीधा विक्रम के आलीशान पेंट हाउस की तरफ निकल गई। सुबह के 5 बजे पेंट हाउस में चारों तरफ एक अजीब सी सर्द खामोशी छाई हुई थी। कांच की बड़ी सी दीवार से बाहर शहर की कुछ कुछ लाइटें अभी भी टिमटिमा रही थी। विशाल हॉल के बीचों बीच रखे उस बड़े से इटालियन लेदर काउच पर नैना गहरी नींद में सो रही थी। विक्रम ने अभी तक अपना सूट नहीं बदला था, बस उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो काउच के सामने रखी सिंगल चेयर पर बैठा, हाथ में विस्की का एक आधा खाली गिलास लिए काफी देर से बस नैना को ही घूर रहा था। अचानक नैना ने नींद में कुछ बड़बड़ाते हुए करवट ली। वो काउच के बिल्कुल किनारे पर आ गई थी। अगले ही पल उसका बैलेंस बिगड़ा और वो हवा में झूल गई। नैना को जैसे ही हवा में गिरने का एहसास हुआ, उसकी आंखें झटके से खुल गई और उसके मुंह से एक तेज चीख निकलने ही वाली थी। अचानक, इससे पहले कि उसका शरीर कठोर मार्बल के फर्श से टकराता, 2 बेहद मजबूत और सख्त बाहों ने उसे हवा में ही जकड़ लिया। नैना की धड़कनें मानो एक सेकंड के लिए रुक ही गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उसकी नजरें सीधा टकराई विक्रम की उन गहरी, काली और बेजान आंखों से। नैना की कमर विक्रम के मजबूत हाथों में थी और उसका चेहरा विक्रम के चेहरे से सिर्फ कुछ इंच ही दूरी पर था। विक्रम की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस अपनी उसी ठंडी और खतरनाक नजर से नैना को घूर रहा था। उसकी डार्क परफ्यूम और सिगरेट की खुशबू ने नैना के होश उड़ा दिए। कमरे में सिर्फ उन दोनों की तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। ये कोई फिल्मी सीन लग रहा था जहां हीरो हीरोइन एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। विक्रम को लगा कि अब शायद नैना डर जाएगी या फिर शर्मा कर अपनी नज़रें झुका लेगी, लेकिन नैना तो नैना थी। वो रोमांटिक टेंशन मुश्किल से 5 सेकंड ही टिका
होगा कि नैना की आंखों में अचानक वो पुरानी वाली बगावत आ गई। उसने विक्रम के कंधे पर जोर से धक्का दिया और खुद को छुड़ाते हुए पीछे हटी। क्या है, ऐसे क्या घूर रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प ली हो। नैना ने अपने बाल झटकते हुए कहा और फिर झट से उठकर खड़ी हो गई। विक्रम का माथा ठनक गया। उसने नैना को गिरने से बचाया था और ये लड़की उसे ही एटीट्यूड दिखा रही थी। एक तो तुम्हें गिरने से बचाया, विक्रम ने अपनी भारी आवाज में चबाते हुए कहा। तो किसने बोला था बचाने को? नैना ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। फिर वो अचानक रुकी। उसने अपने चारों तरफ देखा। ये वही आलीशान कांच वाला पेंट हाउस था। नैना का दिमाग एकदम से दौड़ा। उसे याद आया कि वो चाची का घर छोड़कर आई थी, फिर कंपनी के बाहर गई थी और फिर बेंच पर सो गई थी। एक सेकेंड, नैना ने अपनी उंगली विक्रम की तरफ पॉइंट की और उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मुझे सच में किडनैप कर लिया? हेलो मिस्टर खड़ूस, मैंने माना था कि मैं तुम्हारे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे सोते हुए उठाकर अपने घर ले आओगे। मैंने बोला था ना कि मैं अपनी मर्जी से आऊँगी। विक्रम ने अपना विस्की का गिलास टेबल पर रखा और धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी लंबाई नैना पर पूरी तरह हावी हो रही थी। तुम आधी रात को मेरी कंपनी के बाहर सड़क पर सो रही थी। अगर मैं तुम्हें वहां से नहीं उठाता तो सुबह तक तुम किसी कबाड़ के डब्बे में मिलती। विक्रम ने अपनी सर्द आवाज में जवाब दिया। और वैसे भी तुमने खुद ही कहा था कि तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो, तो अब से यही तुम्हारा घर है। पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, कोई बोरी नहीं हूँ जिसे तुम कंधे पर लाद कर ले आओगे, नैना ने हाथ नचाते हुए कहा। फिर उसका पेट अचानक जोर से गुड़गुड़ाया। कमरे की खामोशी में पेट की आवाज इतनी तेज गूंजी कि विक्रम की भवें हल्की सी ऊपर उठ गई। नैना ने बिना किसी शर्म के अपने पेट पर हाथ रखा और विक्रम को ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ी डिमांड करने वाली हो। अब मुझे घूरना बंद करो। तुम्हारी इस किडनैपिंग के चक्कर में मैंने रात से कुछ नहीं खाया है। जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ खाने को मंगाओ। और हाँ, मुझे तुम्हारे वो उबले हुए विदेशी सलाद नहीं चाहिए। मुझे गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय चाहिए, समझे? विक्रम, जो शहर का सबसे बड़ा डॉन था, जिसके सामने लोग नजरें उठाने से भी डरते थे, वो बस अवाक खड़ा इस लड़की को देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, ये लड़की सच में पागल है या मौत का खौफ क्या होता है ये जानती ही नहीं है। फिर उसने गुस्से से बोला, पहले मुझे ये बताओ तुम इतनी रात को मेरी कंपनी के बाहर क्या कर रही थी?